जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट 2024 जो जनवरी में होने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, उसी से संबंधित मैं सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और अपने आप को जांच लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। यदि आप 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी में अच्छी पकड़ है, अन्यथा आपको और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो यह बताया मेरे दोस्तों जीन पियाजे ने। सी बिल्कुल इसका सही है, जीन पियाजे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बड़े हैं तो डी ऑप्शन छुप जा रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे को समर्थन के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। डी है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहरी ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। इसका हो जाएगा दोस्तों डी बिल्कुल इसका सही होगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहरी ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यही गलत है और यही पूछा भी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणी सोच में से आबद्ध है। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास। बाल्य अवस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होता है और एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी कह रहा है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी,
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बाल केंद्रित कक्षा वह है दोस्तों जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार व दंड का प्रयोग करता है। तो बच्चे को दंड नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हाँ दोस्तों, अध्यापक को लचीला होना चाहिए और बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। फिर भी हम सभी ऑप्शन देखेंगे। अध्यापक केवल पाठ पुस्तक के ज्ञान के स्रोत को उपयोग करता है, तो केवल पाठ्य पुस्तक से मतलब नहीं है। अध्यापक बच्चों की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो बच्चे को अलग सलग नहीं करना है दोस्तों, इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपीम, स्वनिम। इसका हो जाएगा दोस्तों डी। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। बुद्धि लब्धि समानतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है? कम से कम, पूर्ण, उच्च होती है, मध्य होती है। इसका हो जाएगा दोस्तों उच्च होती है। बुद्धि लब्धि समानतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। सी बिल्कुल इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सफलता समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवा किसके? अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना, पृथक्करण। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। पृथक्करण के सिवा समावेशन, सफल समावेशन की निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को ले आए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चों को केवल ले आने से पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना, प्रतिदिन 5 रुपये का कुछ देना दोस्तों। तो 5 रुपये का कुछ देने से नहीं होने वाला है। आवासीय विद्यालय खोलना, बिल्कुल दोस्तों, आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो वंचित वर्ग के बालक भी पढ़ने आएंगे। विद्यालय को आने की अनुमति न देना, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। तो कड़ाई से पालन करने से कुछ नहीं होता है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो ये लिंग भेदभाव ही दोस्तों। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान होगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। फिर भी डी देख लेते हैं। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, तो भर्ती करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, लिंग भेदभाव दूर होगा ऑप्शन सी वाले से, इसलिए सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा जो किससे ग्रसित है या
सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। प्रश्न है दोस्तों कि एक बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो उसके अंदर किससे ग्रसित है वो बच्चा? डिसलेक्सीमिया, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, डिसलेक्सिया। वह बच्चा सही पढ़ नहीं पा रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो वह डिसलेक्सिया नामक बीमारी से क्या है दोस्तों? वो ग्रसित है, विकार से ग्रसित है दोस्तों, बीमारी से नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण कराने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का बढ़ावा देगा। इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोर यक्ष का अनुभव करता है। किशोर किसका अनुभव करता है? आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, किशोर हमेशा दुश्चिंतित और स्वयं के परोपकार का अनुभव करता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की समानता क्या होता है? डिसलेक्सिया होती है, डिस्माफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया। इसका हो जाएगा दोस्तों डिसमाफिया। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की समानता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोग प्रोजेक्ट, मानकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बहुपरक विकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि समाज संरचना का सिद्धांत एक साथ समूह में कार्य करने की अनुमति देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थी के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो कठोर नियम नहीं लगाना है दोस्तों, बच्चे को अलग नहीं करना है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके ऐसा कुछ नहीं है। इसका हो जाएगा सी, बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। सी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनावकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सुविधादाता। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कला में
अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम क्या होता है दोस्तों, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। प्रश्न को फिर से समझते हैं दोस्तों। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम क्या होते हैं दोस्तों, यह होते हैं पर प्रभाव महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनने में असमर्थ बच्चा। प्रश्न है कि सुनने में असमर्थ बच्चा के लिए क्या रणनीति होगी दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यह रहे ऑप्शन। श्रवण असमर्थ बच्चे वाले श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठाया जाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन मिले। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। नियमित विद्यालय में अपनी सहपाठियों के सभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 20 का प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों सी बिल्कुल इसका सही होगा। प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, तो पुरस्कार नहीं देना है दोस्तों। हील और अभ्यास के द्वारा, तो बार बार रिपीट नहीं करना है, बच्चा कोई मशीन नहीं है दोस्तों। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, तो बच्चों को वही पुरस्कार तो देना ही नहीं है दोस्तों, वो ऑप्शन तो बिल्कुल काटिए। विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित करके, बिल्कुल दोस्तों डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना करना ही नहीं है दोस्तों, तुलना गलत है। शारीरिक दंड नहीं देना है बच्चे को। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यही सही है दोस्तों। व्यक्ति जिस प्रकार से बालक सामने है उसी प्रकार का आपको अधिगम देना है। प्रतियोगात्मक कक्षा, प्रतियोगिता नहीं करवानी है, प्रतियोगिता वाला ऑप्शन गलत होगा, इसलिए इसका सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डी बिल्कुल इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। मतलब किसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है दोस्तों, यह ऑप्शन देख लेते हैं।
आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिक आहार। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण का मतलब होता है द्वितीय। समाज के द्वितीय वाहक कौन है दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। दोस्तों जहाँ परिवार होगा वह प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, तो परिवार वाले ऑप्शन तो उसको पहले ही काट देंगे दोस्तों, इसलिए इसका हो जाएगा बी, विद्यालय और पास पड़ोस। जिस ऑप्शन में परिवार होगा वो प्राथमिक होता है, परिवार के अलावा जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वो द्वितीयक होता है, इसलिए इसका विद्यालय और पास पड़ोस बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, लेव वाइगोत्स्की जहां दिखेंगे सामाजिक बात होगी दोस्तों, इसलिए बी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, जीन पियाजे के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी टेट में तो यह प्रश्न बनता ही बनता है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है। दोस्तों नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी में अंतर कर पाना, संशोधन कर लेना, जीन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विद्यार्थियों को दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभाव, अलगावात्मक, समानता पर आधारित, समानता पर आधारित। तो 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, साम्यता पर आधारित बिल्कुल सही होगा इसका। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षकों द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके अंदर क्षमता होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटना याद करने जैसी बातें नहीं होती है दोस्तों, इसलिए इसका डी हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे, और 31 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए समझ लेते हैं लास्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से
कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण में समनुरूप है? जन्म से 2 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों 7 से 11 साल होती है। सी बिल्कुल इसका सही होगा। दोस्तों, आपका स्कोर कितना रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मैं आप लोग के सामने डेली सीडीपी, ईबीएस, हिंदी सभी विषयों का पेडागॉजी लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और यह सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।